चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसकी में हम स्कूल ऑफ थॉट्स को, या आप कह सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देख रहे थे। पर्सपेक्टिव हमने कल जब स्टार्ट किया था तो इसको डिफाइन किया था कि पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो किसी चीज को लेकर कोई पर्टिकुलर जो नजरिया होता है, या आप कह सकते हैं डिफरेंट लोगों का किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर जो नजरिया होता है वो मतलब कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मेरा नजरिया कुछ हो सकता है किसी चीज को लेके, आपका नजरिया उसी चीज को लेकर डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि लड़कियों को जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप में से आधे लोग बोलेंगे करनी चाहिए, आधे बोलेंगे नहीं करनी चाहिए, और आधे बोलेंगे कि अगर जरूरत हो तो कर लेनी चाहिए, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का कुछ और व्यूज भी हो सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, अपना देखने का नजरिया है, और यही पर्सपेक्टिव है। हमने साइकोलॉजी के अंदर जब पर्सपेक्टिव की बात की थी तो बेसिकली क्या होता है कि साइकोलॉजी के अंदर पर्सनैलिटी को हमने स्टडी करना होता है, या अगर हम बात करें बिहेवियर को हमने अंडरस्टैंड करना होता है या स्टडी करना होता है। तो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए डिफरेंट जो लोग हैं ना साइकोलॉजी की फील्ड के, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। कोई कहता है कि बिहेवियरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, कोई कहता है स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो बिहेवियर को, कोई कहता है साइकोएनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, और कोई कहता है कि आप गेस्टाल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, कोई कॉग्निटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि इसको समझो। तो हर मतलब कि एक्सपर्ट का, या हर फिलोसफर का, या हर साइकोलॉजिस्ट का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का, या उसको स्टडी करने का, पर्सनैलिटी को देखने का, अंडरस्टैंड करने का, स्टडी करने का डिफरेंट नजरिया हो सकता है। इसी को पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये बोला था कि कोई भी ये जो तमाम पर्सपेक्टिव दिए गए हैं ना, ये एक तो साइकोलॉजी के अंदर, दूसरा लाइफ के अंदर भी हमारे लिए ये लेसन है कि जितने भी पर्सपेक्टिव दिए गए ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सपेक्टिव सबसे कंप्लीट है या सबसे बेस्ट है, बाकी जो पर्सपेक्टिव है ना वो बेकार है, उनका कोई काम नहीं है। मतलब वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव हमारे काम का, ऐसा नहीं है। पर्सपेक्टिव का मतलब भी ये होता है कि हर जो फिलोसफर है या हर साइकोलॉजिस्ट है एक अलग एंगल से देख रहा है उसको। जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि माइंड के स्ट्रक्चर को देखो, फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं, वो कहते हैं फंक्शन को देखो। जो साइकोएनालिसिस वाले हैं वो अनकॉन्शियस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि अनकॉन्शियस के अंदर चीजें दबी हुई हैं, उनको एक्सप्लोर कर लो तो आपको बेस मिल जाएगी, उस हिसाब से आप डील कर सकते हो। बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि आप ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देखो। तो हर पर्सपेक्टिव का देखने का नजरिया अलग है, लेकिन इसका यह भी हरगिज मतलब नहीं है कि हर पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव ठीक है बाकी सारे गलत हैं, ऐसा नहीं है। हर पर्सपेक्टिव का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रोल है पर्सनैलिटी के अंदर या बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। इसके साथ साथ आप किसी एक पर्सपेक्टिव के थ्रू भी पर्सनैलिटी को या बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव को यूज करते हुए या उसकी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए भी यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी और बिहेवियर। तो ये पर्सपेक्टिव का था थोड़ा सा। हमने कल स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव्स को देख लिया था, उसके बारे में हमने डेफिनेशन देख ली थी, उसको अंडरस्टैंड कर लिया था, उसकी थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम जो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को ना कंपेयर करके देखेंगे कि ये बेसिकली कंपैरिजन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो किस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं लिया, या आपने स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर आप इसका कंपैरिजन भी देख लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इजीली। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसका कंपैरिजन। स्ट्रक्चरलिज्म पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरलिज्म ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी। इसको स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट को या पर्सपेक्टिव को फंक्शनल साइकोलॉजी के नाम से भी मतलब बोला जा सकता है। ये विलियम वुड ने दिया था, जो है जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, विल्हेल्म वुड, ये ऐसे ऐसे है इसका नाम, विलियम वुड ने दिया था, और जो फंक्शनलिज्म है वो विलियम जेम्स ने दिया था, ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, इट डिफाइंस द साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो बात करता है कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स की या माइंड के एलिमेंट्स की, जबकि फंक्शनलिज्म बात करता है डिफाइंस द साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, या आप कह सकते हैं माइंड के फंक्शन की बात करता है, या
हम माइंड के अंदर जो प्रोसेस करते हैं उसके फंक्शन की बात करता है कि बेसिकली वो कहता है कि you should study according to the function of mental processes rather than study according to the elements of consciousness। तो ये बेसिकली फंक्शन की बात करता है, जबकि स्ट्रक्चरिज्म ने बात की थी स्ट्रक्चर की। दोनों के नाम के अंदर ही मीनिंग इनके छुपे हुए हैं, बस ये कि बात करते हैं दोनों माइंड की, ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है। स्ट्रक्चरलिज्म व्हाट मेंटल प्रोसेसेस आर, ये बात करता है कि मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, जबकि फंक्शनलिज्म क्या कहता है व्हाई द मेंटल प्रोसेसेस आर, के वो क्यों है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में बोलें, जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो व्हाट की बात करता है और जो फंक्शनलिज्म है वो व्हाई की बात करता है, कि कोई जो हमारा माइंड है वो कोई काम क्यों कर रहा है, यानी कि फंक्शन की बात है कि फंक्शन के पीछे वो रीजन देखने की कोशिश करता है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द माइंड एंड एनालाइजिंग इट टू इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स। जो माइंड है इसको आप कह सकते हैं जो मेंटल प्रोसेसेस हैं इनको एलिमेंट्स में डिवाइड करके एनालाइज करने की कोशिश की जाती है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, जबकि फंक्शनलिज्म के अंदर क्या किया जाता है, कंसर्न्ड विद द फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस प्ले रोल इन आवर लाइफ देन ऑन ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जबकि फंक्शनलिज्म के अंदर देखा जाता है कि जो माइंड है या मेंटल प्रोसेस है किस तरह से अपना काम करते हैं और किस तरह से हमारी डेली लाइफ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। जिस रोल प्ले करने का मतलब यह है कि कल हमने जो बात की थी या प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अडेप्टेशन की बात की थी या सर्वाइवल की बात की थी, कि कैसे हमारा जो माइंड है या हमारा जो मेंटल प्रोसेसेस हैं हमें अडेप्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, और फिर सर्वाइवल के लिए हमें कैसे हेल्प कर रहे होते हैं स्ट्रेटेजीज बनाने में या प्लानिंग करने में। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ये माइंड के स्ट्रक्चर की बात करता है। फॉर एग्जांपल, एनालाइजिंग कॉन्शियस स्पेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द माइंड सच एज परसेप्शन, सेंसेशन और थिंकिंग, फीलिंग, इन चीजों को ये फोकस करता है। जबकि फंक्शनलिज्म क्या करता है, फोकस ऑन फंक्शन ऑफ माइंड। फॉर एग्जांपल, एनालाइज व्हाई एंड हाउ द माइंड फंक्शन, कि कैसे फंक्शन कर रहा है माइंड हमारा। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास, इंट्रोस्पेक्शन इज द मेथड यूज्ड टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर जो माइंड को स्टडी किया जा सकता है ओनली थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि माइंड के कोई भी एक्सपीरियंस करवाया जाता है इंडिविजुअल को, फिर उसके बाद उसी से एनालाइज करवाया जाता है, उसी से ऑब्जर्वेशन करवाई जाती है और पूछा जाता है कि व्हाट एक्चुअली यू आर फीलिंग राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, या आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट। कि अगर आप फर्ज करें उसको कोई चीज खाने को दे, खाने के बाद उससे आप पूछें कि आप बताएं क्या फील कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज, यानी कि अपने माइंड के अंदर जो प्रोसेसेस आपके हो रहे हैं या जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं माइंड के अंदर, उनको ऑब्जर्व करना, उनको स्टडी करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। जबकि फंक्शनलिज्म को कैसे स्टडी किया जा सकता है, स्टडी विद द हेल्प ऑफ मेंटल टेस्टिंग एंड बिहेवियरल मेथड्स। इसको मेंटल टेस्टिंग के थ्रू भी मेजर किया जा सकता है, बिहेवियरल मेथड्स के थ्रू भी इसको मेजर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, ओनली वन मेथड कैन यूज टू स्टडी। इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड था स्टडी करने के लिए, वो इंट्रोस्पेक्शन था, जबकि फंक्शनलिज्म को बहुत से मेथड्स के साथ स्टडी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, इट इज टू सब्जेक्टिव दैट्स व्हाई लैक ऑफ रिलायबिलिटी। ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, जो स्ट्रक्चरलिज्म पर्सपेक्टिव है ना, ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है कि इसमें कोई भी चीज जो है ना एग्जैक्ट नहीं हो सकती, मतलब उसके चांसेस कम होते हैं। एक तो ये चीज है, दूसरी ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। हो सकता है कि एक ही चीज आप हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने किसी को मैंगो खिलाया आपने, ठीक है, किसी को मैंगो दिया खाने को, तो आपने एक शख्स, दो लोगों को दिया, एक से पूछा कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, तो वो आपको एक आंसर करता है। वही जो सवाल आप दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसा फील करें, ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, तो वो थोड़ा सा उसे डिफरेंट कर देता है आंसर। अब दोनों ने तो अपने अकॉर्डिंग आंसर किया ना, आप कहेंगे यार ये इसमें आंसर में तब्दीली क्यों है, या मतलब कि ये दोनों का आंसर जो अलग अलग क्यों है। चलो ये चीज तो आप कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन, आप ये एग्जांपल कोई हम और ले लेते हैं कि अगर कोई बंदा एक किसी एक्सीडेंट को देखता है, तो एक्सीडेंट दो लोग देख रहे हैं, दोनों से आप पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। एक कहेगा कि ये इसकी अपनी गलती है, अपनी गलती की वजह से एक्सीडेंट होते हैं हमेशा। दूसरा कहेगा कि यार हो सकता है कि इसकी गलती ना हो, अगले बंदे की गलती हो। तो दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन को क्या है इतना, या जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ना, या स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है, इसको इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता विद रिस्पेक्ट टू, या आप कह सकते हैं, या फिर फंक्शनलिज्म के मुकाबले में।
ठीक है। जबकि फंक्शनलिज्म क्या है, पुट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव मैटर्स एंड इग्नोर द सब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल थॉट्स एंड प्रोसेसेस। ये जो है एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जो फंक्शनलिज्म है, क्योंकि इसमें बिहेवियरिज्म की बात होती है। जो मेंटल प्रोसेस होते हैं ना हमारे, उसके आंसर में ही हमारा जो है कि बिहेवियर परफॉर्म हो रहा था, उसी बिहेवियर की हम बेस पे क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन आवर माइंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पॉइंट नंबर 10, फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसेसेस एंड पार्ट्स ऑफ माइंड। ये इंटरनल प्रोसेसेस की बात करता है स्ट्रक्चरलिज्म, और पार्ट्स ऑफ माइंड की बात करता है। जबकि फंक्शनलिज्म क्या करते हैं, फंक्शनलिज्म के अंदर जो फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं वो फोकस स्टडी करते हैं, फोकस ऑन द अडेप्टेशन ऑफ माइंड टू द डिफरेंट एनवायरमेंट्स। इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारा जो माइंड है ना, डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर अडेप्ट करने में कैसे अपना रोल प्ले करता है या कैसे अडेप्ट होता है। इसमें अडेप्टेशन की बात की जाती है, जबकि उसमें इंटरनल प्रोसेसेस की बात की जाती है। पॉइंट नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द माइंड। एलिमेंट्स के दरमियान कनेक्शन को देखा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, जबकि फंक्शनलिज्म के अंदर फाइंड द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड इन्वायरमेंट। यहां पर माइंड और इन्वायरमेंट के अंदर कनेक्शन देखा जाता है, या उनके दरमियान बिटवीन माइंड एंड इन्वायरमेंट वी फाइंड बेसिकली कनेक्शन। ठीक है, या रिलेशनशिप के किस तरह से माइंड हमारा जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट से को रिलेट करते हुए कैसे वर्क कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 12 है हमारे पास, ओनली आई कैन ऑब्जर्व एंड एनालाइज। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर अपने माइंड को आप ही स्टडी कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिस बंदे ने एक्सपीरियंस किया है वही उसको स्टडी कर सकता है, वही उसको एनालाइज और ऑब्जर्व कर सकता है। जबकि फंक्शनलिज्म के अंदर कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है। फंक्शनलिज्म के अंदर चूंकि बिहेवियर की बात होती है, फंक्शन करने की बात होती है, तो कोई भी उसको इजिली अंडरस्टैंड कर लेगा, या आप कह सकते हैं ऑब्जर्व कर लेगा। पॉइंट नंबर 13 है, कैन नॉट स्टडी द चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। इसकी और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसके डीमेरिट्स में से एक डीमेरिट ये भी है कि इस जो है ना स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है, इसमें जो ना हम बच्चों को और एनिमल्स को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोसेस है स्टडी करने का या टेस्ट करने का, वो इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन कौन कर सकता है, वही पर्सन कर सकता है जिसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, कोई और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माइंड को कोई और रीड ही नहीं कर सकता आपके। तो इसलिए चूंकि चिल्ड्रन भी बता नहीं सकते हमें कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, और एनिमल्स भी नहीं बता सकते, तो इसलिए यहाँ पर चिल्ड्रन और एनिमल्स को कंसीडर नहीं किया गया। ये ही इस पर क्रिटिसिज्म भी था कि हम बच्चों को और एनिमल्स को इसके साथ साथ एबनॉर्मल, वी कांट स्टडी चिल्ड्रन, एबनॉर्मल एंड एनिमल्स, एबनॉर्मल को भी, एबनॉर्मल पर्सन को भी स्टडी नहीं किया जा सकता इसमें, ये याद रखिएगा। क्योंकि वो भी नहीं बता सकेगा ना कि उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल ही नहीं है, वो उसके पास एबिलिटी नहीं रही या कैपेबिलिटी नहीं रही। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 14 है, लैक ऑफ वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी भी नहीं है, इसकी वैलिडिटी होती है, लैक ऑफ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये इतने ऑथेंटिक मेथड नहीं है, इनके रिजल्ट इतने ऑथेंटिक नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 15, टॉक अबाउट फीलिंग्स थॉट्स एंड परसेप्शन। ये बात करता है फीलिंग थॉट्स और परसेप्शन की, जबकि जो फंक्शनलिज्म है वो बात करता है टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। पॉइंट नंबर 15 मैंने बोला था कि सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट्स ना रिपीट हो रहे हैं इसमें, एक साइड पे, या फंक्शनलिज्म वाली साइड पे या स्ट्रक्चरलिज्म वाली साइड पे, लेकिन उसका जो दूसरी साइड पे पॉइंट होगा ना वो डिफरेंट होगा। उसको मतलब कि लिखने के लिए उसको रिपीट करना पड़ा है मुझे, तो ये इस हवाले से आपने परेशानी हो ना, सामने वाले पॉइंट को देख लीजिएगा, वो नई चीज होगी। जैसे अब यहाँ पर है टॉक अबाउट, पॉइंट नंबर 15, टॉक अबाउट फीलिंग्स थॉट्स एंड परसेप्शन। फंक्शनलिज्म वाले क्या करते हैं, यहां पर किसको डिस्कस किया जाता है? टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ा जाता है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देखा गया। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 16 है, इन्वॉल्व इन डेप्थ स्टडीज। डीप स्टडीज करनी होती है उनमें होता है इन्वॉल्व, या कह सकते हैं उनमें यूज होता है, जबकि फंक्शनलिज्म क्या है, ये लॉन्ग टर्म स्टडी में यूज होता है। अगर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी एंड लिटरेचर वगैरह में ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। जबकि फंक्शनलिज्म को किस तरह से देखा जाता है, सोसाइटी, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैसे फंक्शन कर रही होती हैं, ये सारे इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग। ये हमारा कंपैरिजन था स्ट्रक्चरलिज्म पर्सपेक्टिव और फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को लेकर। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि आप ही अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये बात हमने देखी है।
कि इंट्रोस्पेक्शन का जो एक खूबी भी यही है, उसकी सबसे बड़ी खामी भी यही है कि इंसान जो है ना, जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो ये चीज थी कि इसकी ये खामी थी कि सिर्फ वही शख्स इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, वही स्टडी कर सकता है अपने आप को जो एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरी इसकी खामी ये थी, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होगा ना, यानी कि अपने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा होगा, क्या गारंटी है कि वो वही कुछ बता रहा है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है? कोई गारंटी नहीं है इसकी। इसकी गारंटी सिर्फ वो पर्सन ही दे सकता है, वो इंडिविजुअली दे सकता है, बेसिकली जो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आप बिल्कुल अपने आप को आप ही इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स को देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव मोस्ट फेमस पर्सपेक्टिव है, मोस्ट फेमस स्कूल ऑफ थॉट, और ये सिगमंड फ्रायड के नाम से इसको जाना जाता है। साइकोडायनेमिक अप्रोच जो कि दिया है सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है, एंड मॉडर्नाइज बाय हिज फॉलोअर्स। ये बेसिकली फाउंडर या फादर आप कह सकते हैं सिगमंड फ्रायड है इसके साइकोडायनेमिक के, लेकिन बाद में इसके कुछ फॉलोअर्स ने या आप कह सकते हैं इसके शागिर्दों ने बाद में इसको थोड़ा सा इसमें एडिशंस करने की कोशिश की, थोड़ा सा इसको चेंज करने, मॉडिफाई करने की कोशिश की। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर that focus on early childhood experiences and the role of unconscious thought, feeling and memories। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस स्कूल ऑफ थॉट में, इस पर्सपेक्टिव में। एक तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनको स्टडी किया जाता है। और दूसरा अनकॉन्शियस थॉट, फीलिंग और मेमोरीज को स्टडी किया जाता है, और इन्हीं दोनों को बेस कहा जाता है हमारे बिहेवियर की, हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी नॉर्मेलिटी की, हमारी एबनॉर्मेलिटी की। यही मैं साइकोडायनेमिक और साइको एनालिटिक में अभी डिफरेंस बताता हूं आपको, सिर्फ एक मिनट रुक जाएं। अब अच्छा, मेन चीज क्या थी कि इसमें बात की जाती है, इसमें फोकस किया जाता है मेजर दो चीजों पर, एक तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और दूसरा अनकॉन्शियस जो आपके थॉट्स या मेमोरीज होती हैं उनकी बात की जाती है। और इन दोनों को ही वजह माना जाता है हमारी पर्सनैलिटी का और हमारे जो बिहेवियर है उनकी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। अच्छा, फ्राइड बिलीव दैट मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हिज पेशेंट्स एक्सपीरियंस्ड including anxiety, depression, sexual dysfunction, were the result of effects of painful childhood experiences, and that person could no longer remember। एक तो ये चीज है कि वही वाली बात जो मैंने अभी रिपीट किया कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी नॉर्मेलिटी, हमारी एबनॉर्मेलिटी की जो वजह है वो बेसिकली हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और हमारा अनकॉन्शियस थॉट फीलिंग्स हैं। अब वो कहता है कि मैंने जितने भी पेशेंट्स अपने देखे हैं ना, या अपने पेशेंट्स का ही उसका एक्सपीरियंस था कि उनको प्रॉब्लम्स थी ना, उनकी वजह या उनकी कॉज मुझे मिली है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के अंदर, जिनको उन्होंने दबा रखा था अपने अनकॉन्शियस के अंदर। ठीक है, यही रीजन मुझे मिली है उनकी प्रॉब्लम्स की। अच्छा, अब आ जाते हैं द साइको एनालिटिक और साइको डायनेमिक, इनमें क्या डिफरेंस है। द टर्म साइको एनालिटिक एंड साइको डायनेमिक हैव बोथ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्राइड्स थ्योरी। दोनों जो टर्म्स है ना, इनको सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के लिए बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो साइको एनालिटिक टर्म है ना, refers specifically to Sigmund Freud's original theory। जो सिगमंड फ्राइड का काम है ना, सिर्फ सिगमंड फ्राइड का काम है, उसको जब बोला जाता है तो उसको बोला जाता है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, लेकिन जो साइकोडायनेमिक है ना, रेफर्स टू ऑल द थ्योरीज डिराइव्ड फ्रॉम फ्राइड्स वर्क एंड दिस अप्रोच कंटिन्यूज टू इवॉल्व टुडे। कि जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है ना, उसमें सिगमंड फ्राइड के काम के साथ साथ तमाम थेरीज को कंसीडर किया जाता है, या तमाम थेरीज को इसके साथ इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सिगमंड फ्राइड के काम के साथ रिलेट करती हैं, या इसके शागिर्दों का जो काम है ना सारा, वो साइकोडायनेमिक के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि साइकोडायनेमिक एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर सिगमंड फ्राइड भी आएगा, और उसके तमाम शागिर्द या उसके तमाम वो लोग जिन्होंने उससे मिलता जुलता काम किया या उससे काम से आगे काम किया है, सिगमंड फ्राइड के काम को लीड करते हुए या उससे लीड लेके या उसको बेस बना के आगे काम किया, वो सारे इस ग्रुप में आएंगे। जबकि साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ सिगमंड फ्राइड का काम है। साइको डायनेमिक जो है ना, इसको आप सिंपल ये समझ ले कि ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर सिगमंड फ्राइड भी आएगा। साइकोडायनेमिक एक ग्रुप है, उसके अंदर सिगमंड फ्राइड भी आएगा। सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड जितने लोग हैं ना, यानी कि इसके जो शागिर्द हैं जिन्होंने इसी के काम को आगे बढ़ाया, मॉडिफाई किया, या इसी के काम को बेस बना के कोई काम किया है, वो सारे साइकोडायनेमिक के अंदर आएंगे उस ग्रुप के अंदर। जो साइको एनालिटिक अप्रोच है या पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ सिगमंड फ्राइड के काम को कहा जाता है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूज करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब वो साइको डायनेमिक अप्रोच के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, ये यहां पर ये देखें।
कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नी और एरिक एरिक्सन। ठीक है, ये वो तमाम लोग हैं जो साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट के अंडर आते हैं या उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये एक पिक्चर के अंदर है, इसको भी देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड एंड द अदर साइकोडायनेमिक साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट मैनी ऑफ आवर थॉट्स एंड इमोशंस आर अनकॉन्शियस। हमारे बहुत से इमोशंस और थॉट्स वो कहते हैं अनकॉन्शियस होते हैं। साइकोथेरेपी वाज डिजाइन टू हेल्प पेशेंट्स रिकवर एंड कन्फ्रंट देयर लॉस्ट मेमोरीज। इसके लिए साइकोथेरेपी डिजाइन की गई थी ताकि वो इनको आप कह सकते हैं रिकवर कर सकें, इनसे रिकवर किया जा सके पेशेंट्स को, और कन्फ्रंट करवाया जा सके उनकी जो थॉट्स या फीलिंग्स हैं जो उनको तंग कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। Because the founder of the psychodynamic perspective were primarily practitioners who worked with the individual to help them with their, अब बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि जो जितने भी इसके कंट्रीब्यूटर्स थे ना साइकोडायनेमिक अप्रोच के, उन सब ने ना अपने पेशेंट्स के साथ काम किया था। पेशेंट्स से काम के साथ उनका एक्सपीरियंस हुआ, उसी बेस पे उन्होंने क्या किया, अपनी थेरीज डेवलप कर ली, अपने नजरियात, अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर मोर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट ऑफ देयर थ्योरीज हैव नॉट सपोर्टेड मेनी ऑफ देयर आइडियाज। लेकिन बाद में जो है जब ज्यादा थोड़ा सा चीजें मॉडर्न हो गई और ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को टेस्ट करने के लिए डिजाइन कर लिया गया, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वेरीफाई नहीं हो सकी जो इनके अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ मेनी ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेमोरीज आर बिहाइंड द सीन्स इन द कॉग्निटिव अनकॉन्शियस। जैसे फॉर एग्जांपल के कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या बयान करती है कि जो है हमारी मेमोरी प्रोसेसेस जो होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस वो कहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स हो रहे होते हैं, यानी कि हम उनको क्या कह सकते हैं कि ऑब्जर्व नहीं कर सकते या उनको मैयर नहीं कर सकते, जिसको कॉग्निटिव अनकॉन्शियस उन्होंने बोल दिया है। तो वो उसको कहते हैं मैयर ही नहीं किया जा सकता या उसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। इवन व्हेन आवर थिंकिंग इज कॉन्शियस वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग एंड गाइड्स दैट अफेक्ट आवर थॉट्स। वो कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब हम कॉन्शियसली भी थॉट कोई चीज सोच रहे होते हैं ना, यानी कि कॉन्शियसली हम कोई काम कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेस कोई करवा रहे हैं या परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हमारा जो अनकॉन्शियस है ना, जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जिसको मैयर नहीं किया जा सकता, वो हमारी थॉट्स को क्या कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। पर्सनैलिटी इज बेटर एक्सप्लेन्ड बाई one's executive control, which correspond to the individual's ability to balance urges and motivations and choose the appropriate course of action, and not a balance among one's ego super ego। वो मतलब इनका कहना है कि जो पर्सनैलिटी को बेसिकली हम उसकी एबिलिटी की बेस पे देखना चाहते हैं, या हमें उनकी एबिलिटी के बेस पे देखना चाहिए, उसकी अर्जिज क्या है, अर्जिज और मोटिवेशन को किस तरह से बैलेंस करता है या करने की एबिलिटी उसके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। ना कि हम ये देखेंगे कि बैलेंस कितना है ईड ईगो और सुपर ईगो के अंदर। ठीक है, जिसके बारे में बात की थी सिगमंड फ्रायड ने। ये बेसिकली उस बात हो रही है कि किस तरह से डिफरेंट अप्रोचेस बाद में डेवलप हुई हैं, ये उस हवाले से बात हो रही है। एडिशनली एक और चीज जो इसकी थी जिस पर क्रिटिसिज्म हुआ था, क्रिटिसिज्म आप समझ लें, the psychosexual stages of development, the idea of sex and death driving behavior and the significance of dreams have not been supported। ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में इसने बात की थी, सेक्स और डेथ, सेक्स के बारे में बात की थी, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स की बात की थी, डेथ ड्राइव की बात की थी, जिसको थैनाटोस और एरोस और थैनाटोस बोला गया था। हाँ, पहला एरोस था और दूसरा थैनाटोस था। डेथ इंस्टिंक्ट्स और लाइफ इंस्टिंक्ट्स की बात की गई थी। इसका भी कोई मतलब प्रूव नहीं मिला। बाद में जब लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने की, आप कह सकते हैं कि देखने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की ना, टेस्ट करने की कोशिश की, तो इसका भी कोई कहते कोई खास प्रूव नहीं मिला जिसके बारे में सिगमंड फ्रायड ने बात की थी। तो ये बेसिकली इस तरह से आगे बढ़ी चीजें। द करंट साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ एंड अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इज सीन एज अ क्रिटिकल फॉर लेटर एडल्टहुड। अब ये जो आजकल आप कह सकते हैं कि जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है ना, पर्सपेक्टिव है, वो बात करता है कि जो डेवलपमेंट अर्ली जो डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके साथ साथ जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है ना, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है अडल्ट पर्सनैलिटी को या अडल्ट फंक्शनिंग को। यानी कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है वो कैसे रोल प्ले करेंगे। हम कहते हैं कि बचपन मतलब गुजर गया तो गुजर गया, ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। बल्कि अब ये बात बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं कि जो बच्चे के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो बहुत रोल प्ले करते हैं उसके बिहेवियर में
फ्यूचर में और उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। जो इसमें जो रोल माना जाता है, ज्यादा जो रोल जिसका होता है वो पेरेंट्स होते हैं, कि पेरेंट्स किस तरह से, उसकी फैमिली किस तरह से बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप करती है, किस तरह से उसको ट्रीट करती है, इसी पर डिपेंड करेगा कि हाउ हीज और हर पर्सनैलिटी विल डेवलप इन द फ्यूचर। तो ये उसी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम चूंकि ना इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के तौर पर इन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। ये जो मतलब कि साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर सिगमंड फ्राइड का सारा काम है, फिर एरिक्सन है, एडलर है, फिर कॉल जोंग है, फिर उसकी अपनी बेटी है, उसके बाद कैरन हॉर्नी है, इनका काम हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जो एना फ्राइड है वो पार्ट है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव का। मुझे तो लगता है कि ये पार्ट है, लेकिन ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें नहीं था ये ऐड, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसमें साइकोडायनेमिक जो अप्रोच है या साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें एना फ्राइड का काम भी आएगा। उसकी रीजन ये है कि उसने भी काम सिगमंड फ्राइड के काम से रिलेटेड ही किया था। जितने आपको जो डिफेंस मैकेनिज्म नजर आते हैं ना, वो बेसिकली एना फ्राइड के ही दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड साइको एनालिसिस, उसकी फाउंडर या उसकी आप कह सकते हैं फादर भी वही है एना फ्राइड। जो काम है सिगमंड फ्राइड से रिलेट करता है ना, तो वो भी फिर इसी पर्सपेक्टिव के अंडर ही आएंगी, इसी ग्रुप में शामिल होंगी वो भी। लेकिन ये जो बुक मैंने मतलब जिस बुक से करवा रहा हूँ इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आना भी चाहिए उनको, मतलब साइकोडायनेमिक के अंदर ही आएंगी वो भी। चलें जी, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, बिहेवियरिज्म इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जेबी वॉटसन जो कि इसके फाउंडर भी हैं, फादर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की जो साइंस है दैट इज बिहेवियरिज्म। Behaviorism is an area of psychological study that focus on the observing and analyzing how environmental changes affect our behavior. Behaviorism के अंदर क्या देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि किस तरह से हमारे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, या आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलसेस होते हैं, वो कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, यही देखा जाता है। और यही इसका बेसिकली मेजर कॉन्सेप्ट है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं किस तरह से हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, इसी चीज को एनालाइज करना, इसी चीज को ऑब्जर्व करना, दैट इज बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। द बेसिक tenets of the Watson's behaviorism were simple, direct and bold. He called for a scientific psychology that dealt only with observable behavior. इसका कहना था कि मतलब जो बिहेवियरिज्म है ना, वो साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक साइकोलॉजी है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की, और इसको ऑब्जेक्टिव स्टडी कहा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव साइंस कहा जा सकता है इसको, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को। और इसके बाद एक दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। यानी कि एक स्टिमुलस दिया जाता है, उसकी बेस पे देखा जाता है कि हाउ बेसिकली इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्ड स्टिमुलस के मुकाबले में, स्टिमुलस को देखते हुए, जब स्टिमुलस को फील करते हुए कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, यही देखा जाता है। यही साइंस है बिहेवियरिज्म की, बस। फर्दर वॉटसन साइकोलॉजी रिजेक्टेड ऑल मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसने तमाम जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको रिजेक्ट कर दिया था। यानी कि जैसे इसने स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बात की है, फंक्शनलिज्म वालों ने बात की है, इसके साथ साथ जो साइको एनालिसिस है, सिगमंड फ्राइड का जो काम है, वो भी अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की बात करते हैं, तो उसको ये बेसिकली रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इसका उस तरह से रोल नहीं है जिस तरह से उन्होंने कहा है, या आप कह सकते हैं उस तरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। वर्ड सच एज इमेजेस, sensation, mind and consciousness which had been carried over from days of mental philosophy were meaningless for a science of behavior. इनके अकॉर्डिंग ये मीनिंगलेस है, ठीक है, बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फार वाटसन वाज कंसर्न्ड, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग जिसके बारे में बात की थी वाटसन ने। अच्छा, वाटसन वाज पर्टिकुलरली इंसिस्टेंट rejecting the concept of consciousness. He believed that consciousness had absolutely no value of our बिहेवियरल साइकोलॉजी। वो चाहता था कि जो कॉन्सेप्ट है ना कॉन्शियसनेस का, वो बेसिकली उसके जो डोमेन है उसके अंदर ना आए। वो बात ही करता था कि नो वैल्यू फॉर बिहेवियरल साइकोलॉजी के, कॉन्शियसनेस की या माइंड की, इसमें हमारे स्कूल ऑफ थॉट में कोई वैल्यू नहीं है, या आप कह सकते हैं उसका कोई रोल नहीं है। फर्दर ही सेड दैट कॉन्शियसनेस हैड नेवर बीन सीन, टच, स्मेल्ड, टेस्टेड और मूव्ड। वही वाली बात कि इसको स्मेल भी नहीं किया जा सकता, टेस्ट भी नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो कहता है कि कैसे हम इसको कंसिडर कर लें। Therefore, introspection, which assumed that the existence of conscious processes was irrelevant and of no use to a science of behavior, इसलिए इसने इंट्रोस्पेक्शन को भी रिजेक्ट कर दिया था।
द गोल ऑफ बिहेवियरिस्टिक टीचिंग मेथड्स इज टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट ऑफ सब्जेक्ट अ ह्यूमन और एन एनिमल इन एन एफर्ट टू चेंज द सब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अगर हम इसकी बात करें कि गोल क्या होता है एक बिहेवियरिस्ट का, कि मैनिपुलेट करना या स्टिमुलस देना, उसकी बेस पे फिर क्या करना, चेंज देखना, ऑब्जर्व करना कि बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। फ्रॉम अ बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव लर्निंग इज डिफाइंड इंटायरली बाय दिस चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। और लर्निंग को कहता है इस तरह से ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। अब थोड़ी सी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Although they differed in approach, both structuralism and functionalism were essentially studies of the mind. The psychologists associated with behaviorism, on the other hand, were reacting in part to difficulties. मतलब उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, जो स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, उसको behaviorism is based on the premise that it is not possible to objectively study the mind. इनका ये कहना था, इनका ये स्टांस था कि ऑब्जेक्टिवली इसको स्टडी नहीं किया जा सकता, इसलिए फिर बिहेवियर को ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखना चाहिए किसी भी पर्सनैलिटी को। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट द ह्यूमन माइंड इज द ब्लैक बॉक्स। अब ये एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है, इंपॉर्टेंट सा फिक्रा है। अब ये कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, बिलीव दैट ह्यूमन माइंड इज अ ब्लैक बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स है, इनटू विच स्टिमुलस आर सेंट, जिसमें हम स्टिमुलस को भेजते हैं, एंड फ्रॉम विच रिस्पॉन्सेज आर रिसीव, जिससे मतलब एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें हम कुछ भी चीज ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है, उसके अंदर आपने एक स्टिमुलस दिया, उस स्टिमुलस का एक फिर रिस्पॉन्स आ गया, उसी रिस्पॉन्स की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या तब्दीली आई है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आगे आ जाते हैं। They argue that there is no point in trying to determine what happens in the box because we can successfully predict behavior without knowing what happens inside the mind. अब वो कहता है कि वो जो बॉक्स है ना, हमने माइंड को बॉक्स कंसीडर कर लिया, वो कहता है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि माइंड के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसके उसको देखे बिना या ऑब्जर्व किए बिना ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि क्या होगा या किस स्टिमुलस की बेस पे क्या बिहेवियर हो सकता है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कामयाबी के साथ, तो फिर हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि माइंड के अंदर क्या चल रहा है या कैसे चल रहा है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव। फर्दर मोर, इस बात की समझ आ गई आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसका, ये याद रखिएगा। Furthermore, behaviorists believe that it is possible to develop laws of learning that can explain all behaviors. अब बिहेवियरिज्म वाले क्या कहते हैं कि हम जो है ना, तमाम जो लॉज है ना, मतलब लर्निंग के ना लॉज डेवलप कर सकते हैं। जब हम लर्निंग के लॉज डेवलप कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम इजीली प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कंडीशनिंग वाली बात है ना, कंडीशनिंग में क्या है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक रीइंफोर्समेंट को जब आप देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके मुकाबले में, उसके जवाब में कोई ना कोई लाजमी आपका बिहेवियर डेवलप होगा या रिमूव होगा, तो आप उस रीइंफोर्समेंट की बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन रिमूव और हाउ वी कैन डेवलप एनी बिहेवियर इन एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या चाइल्ड कह सकते हैं आप, ठीक है। जब आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब हमें फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इतना कमाल का पर्सपेक्टिव है, इतना कमाल का स्कूल ऑफ थॉट है कि ये आपको हर चीज का सोल्यूशन देता है। हर चीज का सोल्यूशन क्या मतलब कि अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, आप उसको रिमूव कराना चाहते हैं तो बिहेवियरिज्म वाले आपको बताते हैं, यानी कि बिहेवियरल जो पर्सपेक्टिव है वो आपको बताएगा कि आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई आपने बिहेवियर डेवलप करना है तो भी आपको ये बताएगा कि कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने रिमूव करवाना है तो पनिशमेंट वाला आप यूज कर लें, अगर आपने डेवलप करवाना है तो रीइंफोर्समेंट यूज कर लें। ये आपको बताता है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। इसके साथ साथ फिर हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करती है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इसके अंदर है, जैसे जिसमें हमने वो बात कर ली है ऑपरेंट उसकी रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की। ये बिहेवियरिज्म वाले ही हैं, या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है जो आपको कंप्लीट पैकेज देता है एक बिहेवियरिज्म, बिहेवियर को क्रिएट करने के लिए या डेवलप करने के लिए या रिमूव करने के लिए। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट बिहेवियरिस्ट वाज द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेबी वॉटसन। इसको फादर या फाउंडर भी बोला जाता है। वॉटसन वाज इन्फ्लुएंस्ड इन लार्ज पार्ट बाय द वर्क ऑफ रशियन साइकोलॉजिस्ट एवन पेवलव। याद रखिएगा, जेबी वॉटसन ने जो स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया या बेसिकली उसको अनाउंस किया ना ऑफिशियली, वो बाद में किया है। उससे पहले आइवन पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग डेवलप कर ली थी। इसीलिए जो है ना जेबी वॉटसन वो इन्फ्लुएंस हुए थे आइवन पेवलव के काम से, यानी कि उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग से। उसने फिर आगे काम को बढ़ाया उससे इन्फ्लुएंस होते हुए। Who had discovered that dogs would salivate at the sound of tone, मतलब जिसके अंदर हमने देखा था कि उसने सलावा क्रिएट किया एक्सीडेंटली, उसने देखा कि बेल पर ही, या आप कह सकते हैं कि
खाना देने से पहले ही उसका सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया था किसी और स्टिमुलस को समझते हुए। स्टिमुलस क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है जो किसी न किसी रिस्पॉन्स की वजह बनता है, और रिस्पॉन्स क्या होता है, उस स्टिमुलस की बेस पे या इन्वायरमेंटल चेंजेस की बेस पे हम जिस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं उसके जवाब में, दैट इज रिस्पॉन्स। फॉर इंस्टेंस इन पैरेलल रिसर्च द स्टिमुलस आइदर द फूड और टोन। हमारा जो स्टिमुलस था उस क्लासिकल कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट में, डॉग वाले में, वो फूड था, और उसका जो हमारा रिस्पॉन्स था वो सलाइवा था। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट था, ये वाला क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट जो पेवलव ने किया था। इसमें क्या था, वो बेसिकली सलाइवे पर काम कर रहा था, सलाइवेशन पे काम कर रहा था, लेकिन उसने एक्सीडेंटली उसको ये डिस्कवरी हुई, एक्सीडेंटली उसने इस चीज को डिस्कवर किया कि यार जो है ना, ये डॉग कुछ लर्न कर गया है। लर्न कर गया, कैसे लर्न कर गया? वो इस तरह से कि पहले नॉर्मली तो ऐसा होता है ना, नेचुरली ऐसा होता है कि खाना हमारे सामने आता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, पहले इसने ये देखा कि जब खाना सामने रखा है ना हमने डॉग के 2-4 दफा, तो वो उसके मुंह में स्लाइवा क्रिएट हुआ और स्लाइवे को उन्होंने मेजर करना शुरू कर दिया या इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यही उनका एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ये करते करते उसको अचानक उसने ये ऑब्जर्व किया कि अभी उसके नेचुरली तो ऐसा होता है ना कि खाना हमारे सामने आता है तो स्लाइवा क्रिएट होता है, मुंह में पानी आता है। लेकिन उसने देखा कि अभी खाना डॉग के सामने आया नहीं, लेकिन स्लाइवा क्रिएट हो गया। ये चीज ने उसको थोड़ा सा हैरान किया कि यार अभी तो खाना उसके सामने आया भी नहीं है, तो स्लाइवा क्यों क्रिएट होना शुरू हो गया? इसी चीज ने क्लिक किया। फिर इसने उसको फर्दर स्टडी किया तो उसको पता चला कि उसकी कंडीशनिंग हो गई है। डॉग ने एसोसिएट कर लिया था स्लाइवे को या खाने को एसोसिएट कर लिया था किसी पर्टिकुलर चीज के साथ। वो कुछ लोग कहते हैं कि वो बेल थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो बेसिकली कदमों की आवाज थी। जो खाना लेके आता था ना, उसके कदमों की आवाज थी। ऐसा होता था ना कि कदमों की आवाज है, उसके बाद उसको खाना मिल गया है, कदमों की आवाज है, उसको खाना मिल गया, डेली इस चीज को देख रहा है वो। फिर क्या हुआ, फिर वो खाने की बजाय कदमों की जब आवाज आती थी ना, उसके साथ सलाइवा क्रिएट शुरू करना शुरू हो गया था कि उसको पता कि कदमों की आवाज आ रही है, इसका मतलब खाना लेके आ रहा है बंदा। तो फिर उसने बेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, बेल बजाई, उसके साथ एसोसिएट करके देखा, फिर उसने लाइट के साथ एसोसिएट किया, फिर उसने बहुत सारी चीजों के साथ एसोसिएट किया, तो वो चीज साबित हो गई कि उसकी एसोसिएशन हो गई है, उसकी कंडीशनिंग हो गई है। अच्छा, उसके बाद कंडीशनिंग, ये बिफोर, अब इसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है कंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस है, उसका फिर रिस्पॉन्स होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है कि जिसकी अभी जिसके बजाने पर या किसके जिसके पेश करने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, दैट इज न्यूट्रल स्टिमुलस। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बेल थी ना, वो न्यूट्रल स्टिमुलस थी जब तक उसकी कंडीशनिंग नहीं हो गई थी। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि एसोसिएशन करना। जैसे यहाँ ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, नेचुरली क्या होता है कि फूड सामने आता है तो स्लाइवा क्रिएट होता है। इस वक्त तक कोई कंडीशनिंग नहीं हुई, कोई शर्त नहीं लगी, यानी कि किसी तरह की कोई एसोसिएशन नहीं है, तो दोनों चीजें अनकंडीशनल है। यानी कि जो खाना है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, उसका जो रिस्पॉन्स है स्लाइवा, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। जब कंडीशनिंग की गई ना कि बेल बजाई और खाना दे दिया, बेल बजाई खाना दे दिया, बेल बजाई खाना दे दिया, अब ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग है कि वो सीख रहा है डॉग जो है ना। इसी दौरान जब वो कुछ दफा इस चीज को रिपीट किया गया तो वो सीख गया कि बेल बजने के बाद खाना आता है। ठीक है, जैसे वो कदमों की आवाज के बाद खाना आता था। तो फिर क्या हुआ, फिर सिर्फ बेल जब बजाई गई तो उसने सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी थी। जब बेल बजाने पर सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो जाए, यानी कि बेल बजाने पर वो स्टीम रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए जो रिस्पॉन्स पहले आता था, तो वो कहते हैं कि फिर वो कंडीशनिंग हो गई। लेकिन अब वो जो है ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा। बेल जो होगी वो कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगी, और जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो कंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ये थी बेसिकली कंडीशनिंग का प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट था जो इसने किया था, वॉटसन ने किया था। 1920 में एक एक्सपेरिमेंट इसने किया था बच्चे के साथ, जिसको लिटरल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि बच्चे को उसने बिठाया, बच्चे के सामने एक उसने ना लेबोरेटरी रैट यानी कि एक चूहा रखा, और उसके पीठ पीछे उसने क्या किया, जोरदार आवाज क्रिएट की, यानी कि हथौड़े के साथ किसी चीज को मारा, लोहे पर या किसी भी चीज पर उसने मारा, तो बहुत जोरदार आवाज पैदा हुई। अब ये उस वक्त उसने किया जब उसके सामने माउस रखा गया, यानी कि चूहे को रखा गया, लाया गया, उस वक्त उसने आवाज पेश की, आवाज आई। ठीक है, अब उसने एसोसिएशन करवाई किसके साथ, चूहे के साथ उस आवाज की। आवाज चाहे चूंकि वो शोर था, खौफनाक आवाज थी, तो छोटा सा बच्चा था, तो जाहिर सी बात है वो डिस्टर्ब हुआ, वो बेचैन हुआ। तो फिर क्या हो गया, उसकी एसोसिएशन हो गई डॉग के साथ, कि जब डॉग आता है ना
तो ये जोरदार आवाज क्रिएट होती है, तो वो फिर उस पर रिएक्शन देना और उस होना शुरू हो गया था, यानी कि उस पर रोना शुरू कर दिया था कि सिर्फ फिर जब चूहा उसके सामने आता था तो उस पर ही वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता था, सिर्फ चूहा आने पर। आवाज क्रिएट नहीं हुई, सिर्फ चूहा ही उसके सामने आया तो उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था, रोना शुरू कर दिया था। ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था, ये ओरिजिनल पिक्चर है इसके एक्सपेरिमेंट की। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है, इस एक्सपेरिमेंट को बाद में अनएथिकल बोला गया। इस वाले जो एक्सपेरिमेंट को, मतलब इस पर काफी तनकीद हुई थी कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था, कि बच्चे को उसने क्या किया, बच्चे को खतरे में डाला। और कहा जाता है कि बाद में बच्चा जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ था। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बच्चे इफेक्ट हुआ था मेंटली। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास, द मोस्ट फेमस बिहेवियरिस्ट वाज बरहोस फ्रेडरिक स्किनर, जिसको बीएफ स्किनर भी बोला जाता है, हु एक्सपेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म एंड आल्सो ब्रॉट देम टू अटेंशन ऑफ पब्लिक। मतलब इसको, उसने बिहेवियरिज्म को स्टिमुलस रिस्पांस वाला जो कानून था, या आप कह सकते हैं कि इसका जो सारा वर्क था, उसने इस पर काम किया। और ये बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसने क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम किया था, जिसके अंदर क्या आता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट या रिइंफोर्समेंट वगैरह आती है। ये उस पर इसने काम किया, उसके प्रिंसिपल्स डेवलप किए, उसी बेस पे रीइंफोर्समेंट और स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट डेवलप हुए, उसी बेस पे मतलब इसने अपने काम को आगे बढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले कॉन्सेप्ट पे, जिसके अंदर हम पनिशमेंट की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, रिवॉर्ड की बात करते हैं। द बिहेवियरिस्ट मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी बाय आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इसमें डेवलप हुए बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट में। ऑल्दो द बिहेवियरिस्ट वर इनकरेक्ट इन देयर बिलीव्स दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेजर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगरचे जो बिहेवियरिज्म वाले हैं ना, वो इस बात में क्या थे, गलत थे, कि ये कहते थे कि फीलिंग्स और थॉट्स को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेजर किया जा सकता है। देयर आइडियाज प्रोवाइडेड न्यू आइडियाज दैट हेल्प फर्दर आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द नेचर डिबेट। लेकिन वो कहते हैं कि इस चीज में तो वो गलत है, इस दावे में वो गलत है कि थॉट्स और फीलिंग्स को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका जो काम था ना, उसने बहुत अहम रोल प्ले किया, बहुत अहम रोल प्ले किया मुख्तलिफ चीजों के अंदर। आपकी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो भी बिहेवियरिज्म के बगैर नामुकम्मल है। बिहेवियरिज्म से बेसिकली आपकी बिहेवियर थेरेपी डेवलप हुई है, और जो सबसे कामयाब थेरेपी या इफेक्टिव थेरेपी मानी जाती है वो यही है, बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, एज वेल एज द क्वेश्चन ऑफ फ्री विल, इसका भी उसने मसला हल कर दिया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था ना, नेचर और नर्चर डिबेट और फ्री विल, ये इसका मसला भी उसने हल कर दिया था। बिहेवियरिज्म का जब पर्सपेक्टिव सामने आया तो नेचर और नर्चर वाली डिबेट भी हल हो गई थी, फ्री विल वाली डिबेट भी हल हो गई थी। अच्छा, द आइडियाज ऑफ बिहेवियरिज्म आर फंडामेंटल टू साइकोलॉजी एंड हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। ये हमें बताता है कि किस तरह से हमारे पहले एक्सपीरियंस अपना रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेवियर में इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, और यही चीज फिर साइकोलॉजी से एरियाज को अंडरस्टैंड करने में, उसके आगे उनके बाद उसमें आगे काम करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो बी एफ स्किनर की एक बहुत ही जबरदस्ती कोटेशन जो है, बहुत फेमस है, वो देख लेते हैं। बी एफ स्किनर वाज अ मेंबर ऑफ द बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। He argued that the free will is an illusion। इसका ये जो कहना था ना, इंटरेस्टिंग चीज है ये, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। इसका कहना था कि जो फ्री विल है ना, वो एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या है, कि फ्री विल हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, कोई भी काम करने का इख्तियार होता है, हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है, फ्री विल के अकॉर्डिंग। जबकि ये कहता था कि फ्री विल जो है ना, एक इल्यूजन है, एंड दैट ऑल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसका कहना था कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं होती, ठीक है, ये हम जो भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह से उसकी हमारे कंडीशनिंग हुई होती है, लर्निंग हुई होती है। उसी लर्निंग की बेस पे, उसी कंडीशनिंग की बेस पे हम वो पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये लाइन इसकी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। बी एफ स्किनर ने बोला था, फ्री विल इज एन इल्यूजन, यानी कि हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते, कहीं ना कहीं से लर्निंग होती है, कहीं ना कहीं से उसकी कंडीशनिंग हुई होती है। दैट्स व्हाई वी परफॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर। क्लियर है? यहां तक आज का लेक्चर हमारा यही था, मतलब एंड होगा यहीं पर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।